हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सेट के क्वेश्चंस जो 2018 के क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा के लगभग 30 क्वेश्चन आए थे, उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। तो लगभग ये 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। मैक्सिमम 31 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक पार्ट में 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करूँगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं जो इस वीडियो सीरीज में जो डिस्कस करूंगा छत्तीसगढ़ सेट का 17, 18 एंड 19 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तीनों ईयर में जो एग्जाम हुए थे, तीनों के जितने भी हैं, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनके जितने भी क्वेश्चन आए थे सबको एक एक करके एक बार मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ऑलरेडी मैंने एमपी सेट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हूं। अगर आप किसी भी सेट की तैयारी कर रहे हो, आप एमपी सेट का भी क्वेश्चन देखना है, आपको सीजी सेट देखना है, एमएस सेट देखना है, महाराष्ट्र जहाँ के जितने भी सेट होने वाले हैं, हो रहे हैं या हुए हैं, राजस्थान सेट देख सकते हो आप, सबके क्वेश्चंस को आप डिस्कस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, सेम सिलेबस है। लगभग अप्रॉक्स सीएसआई नेट का जो सिलेबस है वही सब जगह का सिलेबस है, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। नेट का लेवल थोड़ा हाई होता है और सेट का आपका थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बट हाँ, कॉन्सेप्ट वही यूज होता है जो नेट में, सेट में और गेट में यूज होते हैं। सबका कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज सेट का लीनियर अलजेब्रा का, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपका है, बोल रहा है लेट एम बी ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बोल रहा है एम अगर आपके पास एक रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट के बारे में, डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1 होगा। सेकंड पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। थर्ड बोला डिटरमिनेंट एम हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। और फिफ्थ में पूछ रहे हैं एम इज फोर्थ ऑप्शन में पूछ रहे हैं एम क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारी मैट्रिक्स रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले आप अगर इसको जानते होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, एग्जांपल्स भी कर पाओगे या फिर इसके डायरेक्ट डेफिनेशन से कर पाओगे। तो मान लो अगर आपके पास एम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, अगर एम ऑर्थोगोनल है तो एम एम का ट्रांसपोज या एम ट्रांसपोज एम वो किसके इक्वल होने वाला है, आइडेंटिटी के इक्वल होने वाला है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होने वाला है। ठीक, ये आपका है। अगर इसी से जाऊं तो आपको डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा है, तो आप देखोगे कि अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं, एम एम का ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट दोनों साइड लिया, और आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होगा। और हमें इसको डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, एम एम का ट्रांसपोज, और हमें पता होता है एम का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ एम दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो मीन्स ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें डिटरमिनेंट का साइन, आप डिटरमिनेंट लिखो या डिटरमिनेंट का साइन लगाओ, ये दोनों सेम चीज है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम कितना आ गया, प्लस माइनस 1, मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये डेफिनेशन से अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज ही कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है, अगर ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, इसको अलग अलग रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया था, इसको हमने अलग अलग करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। अगर आप बाय एग्जांपल्स करना चाहोगे कि अगर एम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। जैसे ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड, मैं इसको काउंटर से डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए, अगर मैं m को एक बार कंसीडर करता हूं m इक्वल टू 0 1 1 0, यहाँ से आप देखोगे m का ट्रांसपोज कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब m का ट्रांसपोज निकाल लो, आप देखो क्या आता है, m की वैल्यू 0 1 1 0 और ये कितना आएगा 0 1 1 0। मल्टीप्लाई जब आप करोगे यहाँ से तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से हमारे पास आ गया 1 0 0 1 और दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये m हमारी ऑर्थोगोनल है। ठीक, क्योंकि m का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है। अब क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ m जब आप निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ m क्या आएगा, 0 -1 इक्वल टू -1 आएगा। तो इसमें क्या बोला है, डिटरमिनेंट ऑफ m 1 होगा, विच इज रॉन्ग। डिटरमिनेंट ऑफ m ग्रेटर देन 0 होगा, विच इज रॉन्ग। इसमें बोला m इज सिंगुलर। अगर m इज सिंगुलर बोल रहा है, अगर m इज सिंगुलर, सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है आपसे, इसका मतलब है
कि डिटरमिनेंट m को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये तो हमें कहीं भी दिखा नहीं डिटरमिनेंट m 0, इसका मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। तो आप चाहे काउंटर से कर लो या फिर आप बाय डेफिनेशन कर लो, दोनों से आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है हमेशा +-1 होता है। आप बाय रिजल्ट भी याद कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा +-1 होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस से पूछा है कि सपोज V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट V एंड W, नॉर्म ऑफ V एंड नॉर्म ऑफ W। तो आपको सबसे पहली चीज तो नॉर्म ऑफ V के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्म ऑफ V जो होता है वो इनर प्रोडक्ट ऑफ BV का रूट होता है। ठीक, ऐसे ही नॉर्म ऑफ जो W आएगा वो भी क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ W एंड W। ठीक, तो यहाँ मैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके चलूंगा, आर्यन स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके चलूंगा। तो क्या पूछा है इसके बाद कि दिस इज ए ट्रू फॉर ऑल V एंड W। कोई भी आप V एंड W लेके आओ, सबके लिए ये ट्रू होगा। सेकंड में इट इज ट्रू ओनली इफ V एंड W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। थर्ड में इसी तरीके से लीनियरली डिपेंडेंट इज नेवर ट्रू, मतलब ये बोल रहा है ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो हमें एक इसका थ्योरम ही है, मैं उसको थ्योरम को लिख रहा हूँ, देन इसके बाद मैं इसको काउंटर से भी ट्राई करूंगा करने के लिए। क्वेश्चन थ्योरम होती है सेकंड के लिए, अगर मान लो लेट V एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर आप V कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो देन जो मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड W इज लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ V एंड नॉर्म ऑफ W। ये होता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ये इक्वलिटी में तब चेंज होता है, above inequality change in equality, ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज होगा जब V और W क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे। इक्वलिटी इफ एंड ओनली इफ, सॉरी LD हो जाएंगे, इफ एंड ओनली इफ V एंड W आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये ऐसा कब होगा, जब V और W क्या होंगे, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये आपका BSc की बुक्स में डायरेक्ट थ्योरम दी गई है, तो आप इसको थ्योरम का प्रूफ देख सकते हो, थोड़ा बड़ा थ्योरम है। तो ये पहले है, फिर इसके बाद ये वाला आपको मिल जाएगा कि ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी में होगी इफ एंड ओनली V एंड W आर LD। अब चलो, मैंने इसको तो रिजल्ट अगर हमें नहीं याद है, मैं काउंटर से इसको कैसे टैकल करूंगा ऑप्शंस को। बोल रहा है इट इज ट्रू V एंड W, इट इज नेवर ट्रू। फर्स्ट में बोला सभी के लिए ट्रू होगा, लास्ट वाले में बोल रहा है कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर लेता हूं, नाउ वी टेक V बराबर 1 0 लेता हूं एंड W इक्वल टू भी 1 0 लेता हूं। ठीक, V और W ले लिया। ठीक, अब देखो इनर प्रोडक्ट निकालो V एंड W का, तो कितना आएगा इसका, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट 1 का 1 आ जाएगा, इसका मॉड लोगे तो 1 ही आएगा। नॉर्म ऑफ V निकालोगे तो 1 आएगा, नॉर्म ऑफ W निकालोगे तो भी 1 आएगा। यहाँ आप रखो, यहाँ जो अभी मैंने बताया था कि नॉर्म ऑफ V की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड V। तो 1 का 1 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, उसका जब 1 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो नॉर्म ऑफ V एंड W, तो यहाँ से देख रहे हो, जब यहाँ रखोगे आप इस वाले में, लेफ्ट साइड 1 आया, राइट साइड भी 1 × 1 1 आया। क्या बोल रहा है, इट इज नेवर ट्रू बट इट इज ए ट्रू। ये ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये 1 0 ना लेके यहाँ क्या ले लेता हूँ मैं, 0 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ से देख रहे हो क्लियरली, आपको विजुअल है यहाँ से V एंड W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कैसे चेक करोगे, अगर आपको चेक करना है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, 1 0 0 1 लो, कोई मैट्रिक्स बनाओ M, इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या आएगा 1 विच इज नॉन जीरो। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो निकालते हो, जो वेक्टर दिए गए अगर नॉन जीरो आता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, LI हो जाते हैं। ये हमारे वेक्टर V एंड W आर LI हैं। वैसे भी अगर देखोगे तो ये x एक्सिस का वेक्टर है, y एक्सिस का है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब एकदम जुदा है, अलग अलग है, कॉमन सिर्फ 0 है इसमें, इसलिए वेक्टर्स क्या है, LI है। एक यहाँ का वेक्टर है और एक यहाँ का वेक्टर है। ठीक, तो ये LI है। तो अब इनका आप क्या करो, इनर प्रोडक्ट स्पेस लो, डॉट प्रोडक्ट लोगे 1 0 डॉट 0 1, यहाँ से आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका नॉर्म मॉडुलस लोगे इनर प्रोडक्ट का तो भी ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब क्या करो,
इनर प्रोडक्ट आप वी निकालोगे तो 1 आएगा, जब इसका रूट निकालोगे तो भी नॉर्म ऑफ वी निकालोगे, दिस इंप्लाइज। और इसी तरीके से आप इनर प्रोडक्ट आप डब्ल्यू भी निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। नॉर्म ऑफ वी निकालोगे तो भी 1 आएगा, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू निकालोगे तो भी 1 आएगा। तो आप देखोगे इस तरफ तो जब एलाइ लिया इस तरफ 1 इंटू 1 आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है 0, 0 और 1 आपस में इक्वल नहीं होते, इसका मतलब इट इज ट्रू ओनली इफ वी एंड डब्ल्यू आर अलाइक, इट इज रॉन्ग। इज इट ट्रू फॉर एवरी वी एंड डब्ल्यू, इट इज आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलआई वेक्टर से लेके देखना था और एक क्या करना था, एलडी लेके देखना था, डायरेक्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है अगर आपको ये याद नहीं है तो। बट अगर याद है तो अच्छी बात है, जल्दी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो अब आता है थर्ड ऑप्शन, तो सॉरी थर्ड क्वेश्चन। वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मींस लीनियर मैप के बारे में पूछ रहा है। कौन सा मैप लीनियर है, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को देखते ही कर ले जाओगे। पहली बात तो देख रहे हो, फर्स्ट वाले में देख रहे हो x1 और x1 का स्क्वायर दिया है, बात तो लीनियर का कर रहा है ना, तो यहाँ तो लीनियर तो नहीं है ना, स्क्वायर है तो लीनियर नहीं है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लीनियर के लिए तो डिग्री 1 होनी चाहिए थी, यहाँ तो स्क्वायर दिया हुआ है। सेकेंड वाले में देख रहे हो कि जीरो का मैप जीरो पे जाना चाहिए, बट यहाँ देख रहे हो वेक्टर जीरो पे मैप नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो फोर्थ भी हमारा लीनियर मैप नहीं है। इसका मतलब सी बस हमारा ओनली सी लीनियर मैप आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सी जो है हमारा एक लीनियर मैप है। बट बाय डेफिनेशन से अगर हम प्रूफ करना चाहेंगे तो देखोगे, अगर डिटेल में अगर इसको देखने जाओगे तो लीनियर की जो डेफिनेशन होती है, अगर कोई टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 में या Rn से Rn में, ठीक, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट चीज टी ऑफ एक्स प्लस वाई किस पे मैप होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टी एक्स प्लस टी वाई के, और एवरी एक्स एंड वाई वेक्टर स्पेस ले लेता हूँ, R2 ले ला, जैसे R2 है तो Rn से आएंगे। दूसरा टी ऑफ अल्फा एक्स किसके, अल्फा नॉन जीरो, अल्फा टी एक्स अल्फा बिलोंग टू क्या करना चाहिए, फील्ड, अल्फा कोई फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। टी ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा टी एक्स की इक्वल होना चाहिए। तो ये आप डेफिनेशन अच्छे से जानते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आप देखोगे अगर मैं फर्स्ट वाले में लेके जाऊँ ए नंबर में, इस वाले को वेरीफाई करता हूँ, x इक्वल टू लेता हूँ x1 y1 टी ऑफ अल्फा एक्स निकालता हूँ, टी ऑफ अल्फा x1 x2 ही ले लो, x1 x2 अल्फा x2 इक्वल टू आ जाएगा अल्फा x1 और अल्फा स्क्वायर x2 का स्क्वायर, यहाँ से अल्फा बाहर निकाल लोगे तो x1 अल्फा x2 का स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू अल्फा टी एक्स, क्योंकि ये तो x1 x2 चाहिए ना, tx के लिए क्या चाहिए, x है, x1 का स्क्वायर चाहिए, एक मिनट, x1 का स्क्वायर है या कुछ भी रहेगा बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा, x2 का स्क्वायर है, ये वाला हमारा x2 का स्क्वायर है, तो 2x2 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो ये विच इज नॉट इक्वल, हेंस टी इज नॉट एल टी, पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड में बी में जाओगे आप, बी में जाओगे तो टी ऑफ जीरो वेक्टर नॉट मैप जीरो, कैसे, टी ऑफ जीरो रखोगे x1 x2 की जगह दोनों जगह जीरो रखोगे, 0 + 1 एंड 0 इक्वल टू 1 0 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी लीनियर मैप नहीं है, दोनों लीनियर नहीं है। और आप सी में जाओगे तो सी हमारा लीनियर हो जाएगा, तो ओनली सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, वो आपका सब स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट W1 जो हमारे पास गिवन है x, सच दैट x बिलोंग टू R एंड W2 इक्वल टू x, 2x सच दैट x बिलोंग टू R, V2 सब स्पेस
of R2, then which of the following statement, then which of the following statements आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट दिया है ए नंबर इसमें कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R2। सेकेंड बोल रहा है W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R2। तो ऑप्शन इसी में बनाया है, कोड दिया है कि ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स। बस ऑप्शन में क्या बोला है, ए बी, ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, बी बनाया ए एंड बी बोथ करेक्ट, सी बोला बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स, बी इज करेक्ट, डी नंबर बोला नाइदर ए नॉर बी करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी करेक्ट। इससे ऑप्शन डिस्कार्ड करना इजी है। तो एक ये हो गया। सेकंड जो है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, n is a non-trivial if n is a non-trivial nilpotent matrix, then which of the following statement about n are correct, following statement about n is correct मीन्स निलपोटेंट मैट्रिक्स की आपसे क्या पूछ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेगा। n इज नॉट डायगोनाइजेबल, फर्स्ट बोला है n इज नॉट डायगोनाइजेबल, ये में बोला है n इज नॉट डायगोनाइजेबल, ट्रेस ऑफ n इज 0, बी में बोला ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ n आर 0, all the eigenvalue of n is 0। फिर सी ऑप्शन बोल रहा है ट्रेस ऑफ n is 0। डी ऑप्शन बोल रहा है, सॉरी डी में बोला है डिटरमिनेंट ऑफ n is 0। अब इसमें क्या बनाया है, जो ऑप्शन बनाया है वो बोला है कि ऑल द करेक्ट, बी सी डी करेक्ट, मतलब इसमें से यही बोल रहा है कौन सा करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन ऐसे बना दिया, ऑप्शन ए में बना दिया ऑल करेक्ट, बी में बना दिया बी सी डी ओनली, बी सी डी ओनली, सी में बनाया आपका ऑप्शन सी डी ओनली, और डी में बना दिया बी डी ओनली, डी में बनाया बी एंड डी ओनली। तो ये आपका ऑप्शन बनाया। तो ऑप्शन बस आप अगर उधर से डिटरमाइन कर लोगे तो ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन कुछ भी बनाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट में तो आप डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ते हो, अगर W1 सब स्पेस है, आप बहुत सारे थ्योरम को प्रूव किए हो, और थ्योरम में यूनिवर्सिटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है कि अगर W1 एक सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इस सब स्पेस ऑलवेज है। अगर W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, तो इसका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा। बट यूनियन के लिए आपने कंडीशन पढ़ा था, ठीक। अगर आपको इतना ही थोड़ा सा भी नॉलेज है तो इस ऑप्शन को आप तो इजीली करेक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो ऑलवेज सब स्पेस बनाता है, यूनियन नहीं बनाता है ना। हमें पता है, वी नो दैट if W1 and W2 are subspace, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज सबस्पेस। इसका मतलब ए वाला तो करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है।
बट सेकंड वाले में बी में जब आते हो W1 यूनियन W2 सब स्पेस होता है, बट कब होता है? व्हेन W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1, मतलब पहले वाला दूसरे में कंटेन हो, यानी W1 W2 के अंदर आ रहा है या W2 W1 के अंदर आ रहा हो, तब सब स्पेस होगा। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी तो हमारे पास 50-50% है। ए तो करेक्ट है, तो ऑप्शन देख लो, ए अगर करेक्ट है, बोला नाइदर वन नॉर टू करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि बोला कि कोई भी करेक्ट नहीं, ए तो करेक्ट है ना। इसमें बोला ए इज फॉल्स, सी गया। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है ए और बी में, अगर आपको नहीं पता है तो भी 50% है कि आप सही करके आओगे, सिर्फ और सिर्फ इतने नॉलेज से 50-50% है आपका सही हो सकता है। अब देखो कि W1 W2 में कंटेन है क्या, तो मैं एक वेक्टर उठाया, मान लो W11 आएगा W1 में, क्या ये 11 W2 में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि x अगर हमारा r से है तो यहाँ 2x है, अगर 11 लोगे तो 12 आना चाहिए, इसका मतलब 11 डजंट बिलोंग टू W2। इसका मतलब एक वेक्टर W1 के लिए W1 में लिया जो W2 में नहीं आ रहा है, इसका मतलब W1 नॉट कंटेन इन W2। सिमिलरली 12 बिलोंग कर रहा है W2 में, x वैल्यू 1 लिया तो 12 W2 के अंदर आ रहा है। दिस इंप्लाइज क्या 12 बिलोंग कर रहा है W1 में? नो, क्योंकि x वैल्यू 1 लिए हो तो ये 2 1 होना चाहिए, इसका मतलब डजंट बिलोंग टू W1। इसका मतलब W2 भी W1 के अंदर कंटेन नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सब स्पेस, ये हमारा सब स्पेस नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, ए ऑप्शन करेक्ट, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये आपका फोर्थ था। ऐसे सिमिलरली आप जाओगे फिफ्थ में, एन इज नॉन ट्रिवियल निलपोटेंट मैट्रिक्स। एन को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोल रहा है, तो अब आपको रिजल्ट पता होगा अगर कोई भी मैट्रिक्स निलपोटेंट है। निलपोटेंट मैट्रिक्स मीन्स जैसे मान लो एन हमारी निलपोटेंट है, इसका मतलब एन की पावर एन इक्वल टू 0 होगा और एन की पावर एन माइनस 1 विच इज नॉन जीरो। मतलब अगर उसकी पावर एन का एन क्या है, यहाँ इंडेक्स रहेगा, जितनी पावर में 0 हो रहा है। जैसे मान लो मैंने लिया एक मैट्रिक्स एन 0 1 0 0, ये निलपोटेंट है, इसका एन स्क्वायर निकालो आप, क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0, तो विच इज 0 मैट्रिक्स, ये निलपोटेंट है। और एन स्क्वायर 0 था तो एन क्या है? नॉन जीरो है। बोल रहा है एन इज ए नॉन डायगोनाइजेबल। यस, निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनाइजेबल नहीं होती है, यानी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, इस रिजल्ट समझ लो इसको, नेवर बी डायगोनाइजेबल। नॉन जीरो निलपोटेंट कभी भी डायगोनाइजेबल नहीं होती। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ एन इज जीरो। यस, ये एन है, इसकी सभी आइगन वैल्यू क्या आएंगी? जीरो आएंगी। ठीक, क्योंकि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो? एन माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। देखो यहां से लगाओ तो क्या आएगा? एन माइनस लेमडा आई निकालोगे, एन की वैल्यू अपने पास कितनी है? 0 1 0 0 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ 1 0 0 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करोगे? 0 माइनस लेमडा 1 0 0 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट, यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा 1 0 माइनस लेमडा, यहाँ से कितना आएगा? लेमडा स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? 0 एंड 0, तो ऑल आइगन वैल्यूज की क्या है? 0 आई, विच इज करेक्ट। ये भी रिजल्ट है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या होती हैं? 0 होती है। ट्रेस ऑफ एन इज 0। यस, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 0 प्लस 0 0, इट इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ एन इज 0। यस, डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब ऑल ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? इनकरेक्ट। बोला था बी सी डी ओनली, सी डी ओनली, बी डी ओनली, इसका मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका मतलब ऑल वाले में क्या होगा? सही होगा। तो ये आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स से था 5th नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है आपका 6th क्वेश्चन, वो बहुत आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 6 आएगा, आई थिंक शायद 6। ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स over R having characteristic polynomial, over R having characteristic polynomial x cube minus 5x square plus 8x minus 4, ठीक। then the trace of matrix A is, then the trace of matrix A is, फर्स्ट 3, फर्स्ट ऑप्शन में 3 है, ए में बोल रहा है 3, बी में बोल रहा है 4, सी में बोल रहा है 5 और डी में बोल रहा है आपका डाटा इज इनसफिशिएंट, डेटा इज इनसफिशिएंट, सॉरी इज इनसफिशिएंट, ठीक। मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, अब पर्याप्त बोल रहा है। 6 के बाद 7 है आपका, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, लेट टी बी ए लीनियर operator defined on R2, defined on R2 by T of x1 x2 equal to minus x2 comma x1, then the matrix representation, then the matrix representation of T in the ordered basis, in the ordered basis B क्या दिया है अपने पास 1 1 1 माइनस 1 इज, आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। जो आपका ए है ऑप्शन में वो दिया है 0 1 माइनस 1 0, बी जो दिया है वो दिया है 0 माइनस 1 1 0, सी जो दिया है वो दिया है 1 0 1 0 0 माइनस 1, डी जो दिया है वो दिया है माइनस 1 0 0 1। ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, सही। और एक और क्वेश्चन लिखते हैं 8 नंबर का, फिर से तुम आपका आ गया ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस, 8th नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस आर डायगोनलाइजेबल, मैट्राइसिस आर डायगोनलाइजेबल। मैट्रिक्स एक्स दिया है 1 1 0 0 1 0 0 0 2, तो मैट्रिक्स वाई दिया है 1 0 0 1 2 0 0 0 3, ठीक। ऑप्शन जो बनाया है इसका ए एक्स वाई जेड, मतलब पूछ रहा है कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो उसी में ऑप्शन बना दिया। तो ए ऑप्शन बनाया है बोथ एक्स एंड वाई, बोथ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, बी बनाया है ओनली एक्स, सी बनाया है ओनली वाई, डी बनाया है नाइदर एक्स नॉर वाई, नाइदर एक्स नॉर वाई। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, ठीक। तो अब देखते हैं अगर आप इसको देखोगे सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वाले में आपसे बहुत बात कर रहा है किसका, ट्रेस का। तो हमें पता होता है जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है 2x2, तो हम 2x2 की मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ना समझिएगा 10th क्लास को अगर याद करोगे आप, उसमें क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऐसा होता था इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स इक्वल टू 0। ये होता था जब अल्फा और बीटा रूट्स दिए जाते थे। और हमें पता है सम ऑफ रूट्स इज कॉल्ड ट्रेस, सम ऑफ रूट्स या इज कॉल्ड ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको आइगन वैल्यू भी बोला जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स करें, सम ऑफ रूट्स को या फिर सम ऑफ आइगन वैल्यू भी बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो 10th में रूट्स बोला जाता था। ये फॉर्मूला होता था, मीन्स ऐसे आ जाता था 2 क्रॉस 2 में एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, और फिर बगल में आएगा एक्स माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये 2 क्रॉस 2 के लिए था। 3 क्रॉस 3 में जाओगे तो देखो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस, इसमें भी सही चल रहा है अल्टरनेट। तो इसमें भी जब करोगे तो एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, मैट्रिक्स ट्रेस रहेगा, फिर आएगा एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, फिर यहाँ आता है सम ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 माइनस, 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनस होंगे उन सब का सम, फिर यहाँ एक्स रहेगा प्लस प्लस फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ट्रेस ऑफ ए, यहाँ मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 है, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस है, यस माइनस है। ट्रेस ऑफ यहाँ कितना है 5, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 5। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी फर्स्ट 6 नंबर का करेक्ट होगा। तो इस तरीके से 3 क्रॉस 3 के लिए मैट्रिक्स के लिए होता है, 2 क्रॉस 2 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ए होता है। बट याद रखना अल्टरनेट होता है, माइनस साइन था यहाँ भी माइनस होता है, इसलिए यहाँ प्लस आया, अदरवाइज माइनस होता। फिर इसके बाद आपका पूछा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, आपको बेसिस दे दिया है, आपको मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है कि मैट्रिक्स कौन सा वाला मैट्रिक्स हमारा आएगा। तो आप क्या करो, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालो। ठीक, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालोगे इसका, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका निकालते हैं हम। देखो हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी जो दिया है टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू माइनस x2 कामा x1। तो बेसिस तो दिया उसको यूज करो 1 1। बेसिस क्या दिया है फर्स्ट में 1 1, सेकेंड में क्या दिया है 1 एंड माइनस 1। तो क्या करते हैं टी ऑफ 1 1 यहाँ पुट करो 1 1, तो यहाँ से आएगा माइनस 1 एंड 1। टी ऑफ 1 एंड माइनस 1 यहाँ आएगा x2, प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस आएगा। इन्हीं बेसिस को इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। देखो माइनस 1 एंड 1 कैन बी रिटेन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए 1 1 प्लस बी 1 एंड माइनस 1। ठीक, सिमिलरली 1 एंड 1 ये वाली कैन बी रिटेन एज ए सी 1 1 प्लस डी 1 एंड माइनस 1। यही जो सी और डी की वैल्यू आएगी, मतलब जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है ए बी और इधर कितना है सी एंड डी। मतलब हमें जो मैट्रिक्स निकालना है टी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस डी, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ए बी सी डी आएगा। मीन्स हमें क्या करना है ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है इनके इक्वेशन को सॉल्व करके। देखो आप ए बी सी डी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 आएगा। फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करना है, ये वाला फर्स्ट है ये वाला सेकेंड है। तो देखोगे आप तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 आएगा। सेकेंड में देखोगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 1 आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसको दोनों क्या करो आप जोड़ दो, तो 2a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a इक्वल टू क्या आएगा 0। तो a फर्स्ट वाला 0 कौन कौन से में है, फर्स्ट वाला 0 सी में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड ऑप्शन डी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आया a की जगह 0 आया। तो ऑप्शन में देखो इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें नहीं डिस्कार्ड। ठीक, a मिल गया। अब a की वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो 0 प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 आ जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 यहाँ है नहीं है, इनकरेक्ट। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अभी हमें सी और डी की वैल्यू भी निकालनी है। तो सी और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से देखोगे सी प्लस डी इक्वल टू 1 आएगा,
सी प्लस डी इक्वल टू 1, सी प्लस डी इक्वल टू 1, सी माइनस डी इक्वल टू 1, सी माइनस डी इक्वल टू 1। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो आप, डी से डी कट जाएगा, 2c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो c की जगह 1 आएगा, देखो c की जगह 1 है। फिर अब क्या करो, c की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 1, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आप देख रहे हो यही मैट्रिक्स है, 0 माइनस 1 1 एंड 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, बाकी क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो आप इस तरीके से जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका डायगोनल की बात कर रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स हमारी डायगोनल होगी। तो आप कुछ इसके रिजल्ट याद रखो। अगर जब भी किसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल निकालना रहे तो आप क्या करो, पहली बात आप उसके आइगन वैल्यू निकाल लो, अगर आपको मिल जाती है। अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो मैट्रिक्स क्या होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। मैं रियल की बात कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स में भी आता है। ठीक, मैट्रिक्स डायगोनल। फर्स्ट, इफ आइगन वैल्यू आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स इज डायगोनल, पहला चीज। दूसरा, अगर अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाए आइगन वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के, एम और जीएम आपस में बराबर हो जाए, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। एम क्या, जैसे मान लो किसी में आइगन वैल्यू जितने टाइम रिपीट होगी वह उसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जितने क्रॉस की जितने की मैट्रिक्स होगी। जैसे मान लो यहाँ 3 क्रॉस 3 की है, इस वाले में 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, तो ये हमारी क्या होगी, जैसे एन ले लो, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मान लो ए हमारी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई हमारी क्या होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। और तीसरा आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आइगन वेक्टर्स हैं, मींस एन क्रॉस एन की, तो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आइगन वेक्टर्स हैं, इंप्लाइज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। ये आपके कुछ रिजल्ट हैं। और निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल नहीं होती, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल होती है। बट अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है, कौन सा इसमें से कौन सा वाला रिजल्ट यूज हो रहा है, वही रिजल्ट से हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, पहले मैं एक्स को उठाता हूँ, आप इस रिजल्ट को नोट रखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में करूँगा, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए आप इसको नोट रखो कि ए एम जी एम कैसे निकालेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ ए एम और जी एम कैसे निकालना है आपको। ठीक, और आइगन वैल्यूज कैसे करो। जैसे मैं पहले सबसे पहले एक्स को उठाता हूँ। एक्स अगर मैट्रिक्स देखोगे आप, आपके पास 1 1 0 0 1 0 0 0 2, तो आप देखो इसके आइगन वैल्यू निकालना, तो आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स ब्लॉक में डिवाइड हो गई है, तो एक इसकी आइगन वैल्यू लेमडा 1 मान लो 2 आ गई है। ठीक, यहां भी देख रहे हो ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी बन रही है ये वाली 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स जो है हमारी 1 0 1 1। ठीक, ये क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है, तो ब्लॉक में डिवाइड हो गया, ये ब्लॉक हमारा 2 क्रॉस 2 का इधर अलग हो गया, ये 2 अलग हो गया, जिसलिए एक आइगन वैल्यू इसकी लेमडा इक्वल टू 2 आ गई। ठीक, 2 एक आइगन वैल्यू बनी। अब हम इसमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है ये वाली जो बनी, ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। दो तरीके से होगी, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी ऐसी दिखी, ऐसे ले लो, मान लो कुछ भी रहे, अल्फा बीटा गामा, और इधर कुछ भी रहे, नॉन जीरो वेक्टर कुछ भी रहे इधर, इस तरीके से हो सकती है, और इधर ऐसे हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, इधर जीरो हो सकता है, इधर नॉन जीरो, इधर जीरो। तो इस तरीके से अगर मैट्रिक्स दिखती है, ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका जो आपका जो आइगन वैल्यू होती है डायगोनल के एलिमेंट हो जाते हैं, डिटरमिनेंट भी डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाता है, ट्रेस तो हमारा होता ही है, ये हमारे इसके क्या हो जाते हैं, आइगन वैल्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पास इसमें देख रहे हो, तो ये इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है लेमडा और लेमडा 1 अगर आपको निकालना है, तो यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू भी 1 आएगी और लेमडा 2 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, यानी ये क्या है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है। ठीक, तो आपके पास जो एम आया ये तो डिस्टिंक्ट है, ये दो तो अलग ही है। एम जो हमारे पास आई इसकी वो कितनी आई, 1 की, वो 2 आ गई है।
अब रही बात जीएम निकालना, तो जीएम इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस रैंक ऑफ एक्स माइनस 1i। ठीक, तो 3 माइनस रैंक ऑफ एक्स माइनस 1i निकालोगे, रैंक ऑफ एक्स में से 1 को माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, 0 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा, 0 0 2 में से 1 गया 1 आएगा। इसकी रैंक जब देख रहे हो इसकी 2 आ रही है, 3 माइनस 2 करोगे यहाँ से, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा, तो जीएम 1 आ गया, एएम 2 है। जीएम हमारे पास कितना आया 1 और एएम हमारे पास 2 है, तो एएम और जीएम दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब एक्स इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब एक्स वाली डायगोनल नहीं है, तो बोला ओनली एक्स इनकरेक्ट, बोथ एक्स एंड वाई इनकरेक्ट। अब रहती है वाई वाले में लेके आते हैं, वाई में कैसे चेक करना है। वाई वाले को देखो, हमने बताया कि अगर मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वही उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है। तो आप देख रहे हो वाई में इसी तरीके से दिख रहा है 1 1 0 0 2 3 0 0 3। आप देख रहे हो ये इसके आइगन वैल्यूज हैं। हियर lambda 1 1, lambda 2 2, lambda 3 equal to 3, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। क्यों? क्योंकि नीचे ट्रायंगल बन रहा था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स Y इज डायगोनल, ये हमारी डायगोनल हो जाएगी। तो Y डायगोनल है, इसका मतलब ओनली Y, नाइदर X नाइदर Y भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम डायगोनल को दिखाते हैं, मैट्रिक्स डायगोनल कैसे है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे रिजल्ट आपको इतने भी रिजल्ट याद रहेंगे तो काम हो जाते हैं, इजी वे में आप इन सब क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का जो है, नाइन नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R3 आर in the span of 1 1 1 and 1 2 3, u दिया है आपके पास 1 0 2, v दिया है आपके पास -1 -2 एंड 3, w दिया है आपके पास 2 3 एंड 4। ए ऑप्शन दिया है u v एंड w, ए ऑप्शन में u v एंड w, बी ऑप्शन में u एंड v ओनली, u v ओनली, सी ऑप्शन में v w ओनली, डी ऑप्शन में w ओनली। ठीक, ये आपका 9 था। 10 नंबर का जो है, P इज नॉन जीरो एन क्रॉस एन निलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर से आगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, P इज नॉन जीरो एन क्रॉस एन nilpotent matrix, then which of the following statement is false, which of the following statement इज फॉल्स। आपसे इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, ध्यान रखना फॉल्स पूछ रहा है, कभी कभी इसमें रॉन्ग हो जाता है ट्रू फॉल्स में। ठीक, फर्स्ट दिया है P इज नॉन इन्वर्टेबल, ए नंबर दिया है P इज नॉन इन्वर्टेबल, बी दिया है ऑल द आइगन वैल्यू P आर जीरो, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ P इज 0 और 0, और सी ऑप्शन दिया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ P
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ p इज x की पावर n। p इज डायगोनल, d दिया है, p इज डायगोनल, p इज डायगोनल। तो आप अगर पीछे वाला क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपको इजी ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें, अगर आपका पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा नीलपोर्ट मैट्रिक्स का। ठीक, इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, लेट पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर से ऑर्थोगोनल का है 11 नंबर। लेट पी इज अ ऑर्थोगोनल, लेट पी बी अ रियल ऑर्थोगोनल, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू 1 ए में दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू 1 बी दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, आप जो अभी मैंने इसको डिस्कस किया था, ऑल द आइगन वैल्यू p आर रियल, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ p आर रियल, और d है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू ±1। इसमें पूछा ओनली डी करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली सी एंड डी करेक्ट, ओनली बी करेक्ट। इसमें आपको बस यही देखना है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, कौन सा करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट हैं इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आएगा। ठीक, तो अगर आपने इसको किया होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा, तो आप देखो कौन सा वाला करेक्ट आएगा, ये आपको बताना है। अगर आपने किया है तो जल्दी से एक बार आप क्वेश्चंस को करो। 10 और 11 तो कर ही सकते हो आप, अगर पीछे वाले क्वेश्चंस को आपने देखा है तो 10 और 11 इजीली कर सकते हो। ट्राई करो 10 और 11 जब तक। इतने तो हो ही सकते हैं, 10 और 11 वाला तो हो ही जाएगा। इसमें जो ऑप्शन बना रहा है अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन बनाया 11 का, ओनली डी करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली डी करेक्ट। बी बना रहा है ऑल दी स्टेटमेंट करेक्ट। सी बोल रहा है ओनली सी एंड डी करेक्ट, और डी बोल रहा है ओनली बी करेक्ट, ओनली बी करेक्ट। आपके हिसाब से क्या करेक्ट होगा? ठीक, ओनली बी बोला है, जल्दी बताओ। देखो इसी से स्टार्ट करता हूँ। लेट पी इज रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो मैंने अभी इसके पहले बोला पी को रियल ऑर्थोगोनल दिया, पी का ट्रांसपोज पी इक्वल टू आइडेंटिटी, या पी का ट्रांसपोज ऐसा होगा। अब आपको पता है कि मैंने प्रूफ किया था डिटरमिनेंट ऑफ पी, ओनली डी वाला तो करेक्ट ही है, ऑप्शन डी एफ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोला है ओनली डी ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली सी एंड डी इनकरेक्ट। ओनली सी एंड डी बोल रहा है कि ओनली सी और डी ही करेक्ट होंगे। एक मिनट, डी तो इसमें है, इसमें बोला ओनली बी करेक्ट, ये इनकरेक्ट होगा। अब सी को देख लेते हैं, इसमें बोला ओनली सी एंड डी करेक्ट। सी बोलता ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ पी आर रियल, बोल रहा है कि सारे आइगन वैल्यू पी के रियल होंगे, जरूरी थोड़ी है। पी को आप ले लो 0 -1 0 1 0, तो जिसकी इसकी जो आइगन वैल्यू आती हैं, आइगन वैल्यू क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाले जाओगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ऐसे निकालोगे ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 से, तो आप इसकी आइगन वैल्यू लेमडा प्लस माइनस आयोटा आती, इज नॉट रियल, हमारी रियल नहीं है। ये हमारा क्या है आप चेक करना, पी का ट्रांसपोज पी आइडेंटिटी आएगा, मतलब ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल ऑर्थोगोनल, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू क्या आ रहे हैं, नॉट रियल। इसका मतलब बोला है कि ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ पी आर रियल, इट इज रॉन्ग बात है, गलत है। इसका मतलब ओनली सी एंड डी बोल रहा था, सी तो खुद गलत है, तो ओनली सी और डी करेक्ट कैसे हो जाएगा? ऑल द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, सभी को करेक्ट बोला भाई, सी तो मैंने गलत मार दिया, तो ये तो इनकरेक्ट, ओनली डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिटरमिनेंट p इक्वल टू 1, हमने बोलो p इक्वल टू 1 निकालने गए थे तो हमने मैट्रिक्स दिया था p इक्वल टू 0 1 1 0, इसका डिटरमिनेंट p कितना आएगा, -1 आएगा, ये भी ऑर्थोगोनल आएगी लगभग। तो आप इससे चेक कर सकते हो, डिटरमिनेंट p हमारा +-1 प्रूफ किया था, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मीन्स ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
अब 10 वाले में अगर आप आओगे, 10 वाले को अगर देखो, ये तो 11 का था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब ऑप्शन तो हो ही गया आपका। 10 में आप देखोगे तो 10 वाले में P इज नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर से नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ये तो आप बिना कुछ पेन उठाए काम कर सकते हैं। P इज नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखो P इज डायगोनल, गलत बोल रहा है, तो P इज डायगोनल थोड़ी होगा, गलत पूछा है। अगर P नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, P इज नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, दिस इंप्लाइज P इज नेवर डायगोनल, किसी भी कीमत में डायगोनल हो ही नहीं सकते। ठीक, ये बोला है P इज डायगोनल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल P इज एक्सपोनेंट, मैंने बोला था नीलपोटेंट मैट्रिक्स अगर P है तो P की पावर n जीरो होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे तो x की पावर n इक्वल टू जीरो आएगा, कैरेक्टरिस्टिक x पावर n, ये हमारा ट्रू है। ऑल द आइगन वैल्यू P आर जीरो, इट इज करेक्ट, मैंने उसी में दिखाया था सारे आइगन वैल्यू इसके क्या आएंगे, जीरो आएंगी। P इज नॉन इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल मतलब बोला, इन्वर्टेबल का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन इन्वर्टेबल बोला है, इसका मतलब P इक्वल टू जीरो, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इनकरेक्ट कौन हुआ? P इज डायगोनल, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका मतलब हमसे फॉल्स पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या करूंगा, टिक करूंगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमसे फॉल्स की बात किया है, गलत कौन सा है। तो P तो कभी भी डायगोनल हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नॉन जीरो नीलपोटेंट कभी भी डायगोनल नहीं होती। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती जीरो 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 जीरो, ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, डायगोनल हो जाएगी, ऐसी मैट्रिक्स का ले लोगे तो जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो नॉन जीरो इसीलिए यहाँ बोला गया है। अब आता है आपका 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R3 इन द स्पान ऑफ दिस वेक्टर्स, R3 के वेक्टर हैं, बोल रहा है इनमें से कौन सा वेक्टर होगा इनके स्पान में आएगा, मतलब R3 की स्पान में आएगा। अगर आप कोई भी वेक्टर, जैसे ये स्पान है, ये स्पान है, इसके अंदर से उठा रहे हो, इसके अंदर आएगा, इसके दो वेक्टर हैं, ये R3 हो गया हमारा, ये R3 है, इसमें दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारा u है, मान ये वाला मान लेता हूँ 1 1 1 1 2 3 फॉर एग्जांपल के लिए, ये हमारा स्पान है। अगर इन दोनों के स्पान में से कोई वेक्टर लेके आ रहे हो, जैसे मान लो आप u बोल रहे हो, v बोल रहे हो और w बोल रहे हो, अगर u v एंड w, ये सेट लेता हूँ s 1 1 1 एंड 1 2 3, अगर कोई वेक्टर u v एंड w बिलोंग करेगा स्पान ऑफ s से, इसका मतलब हुआ ये वेक्टर को मान लो मैं ले लिया अल्फा बीटा, इसका मतलब हुआ कि अल्फा वेक्टर जो भी रहेगा, अल्फा वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा वेक्टर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और एक वेक्टर u ले रहा हूँ, मान लो u1 u2 u3, इन सब का डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, जीरो होना। सिंपल सा देखा जाए, अगर ये वेक्टर, दो ही वेक्टर अगर R3 को स्पान कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर इन R3 आर द स्पान ऑफ दिस, कौन सा वेक्टर इसके स्पान में आएगा, ये बोल रहा है। इसका मतलब कोई वेक्टर उठाओ, इन तीनों के साथ अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ गया जिसका, तो स्पान के अंदर आएगा, अदरवाइज स्पान से क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तो आप एक वेक्टर उठाओ, यहाँ से एक वेक्टर आप उठा लो, जैसे मान लो हमें W सबसे पहले उठा लेता हूँ, 1 1 1 1 1 1, डिटरमिनेंट निकालता हूँ इसका, फिर 1 2 3, W उठाऊंगा कितना है 2 3 4, इनका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर आप देखोगे ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तीसरा वाला मिल जा रहा है, इसका मतलब स्पान में आएगा, डिटरमिनेंट जीरो आएगा। आप चेक करो, 1 8 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 6 प्लस 1 3 माइनस 4, तो यहाँ से आएगा -1, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, +2 -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब W हमारा क्या होगा, W बिलोंग कर जाएगा इनके स्पान में। तो बोला है कि V एंड W, UV एंड ओनली, तो UV को गलत हो गया, इसका मतलब UV V ओनली नहीं आएगा, W हमने चेक कर लिया। अब एक को उठा लो आप, U या V को उठा लो, ऑप्शन आप पे देख लेंगे क्या आता है, 1 1 1 1 2 3। अब मैं क्या उठाता हूँ वेक्टर, उठा लेता हूँ U को, 1 0 2, इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो 1 4 -1 2 -3 +1 0 -2, यहाँ से आ जाएगा 4 +1 -2,
तो 4 5 3 आ रहा है विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब यू हमारा स्पान में नहीं आ रहा है, बोल रहा है यू वी एन डब्ल्यू इनकरेक्ट। वी एन डब्ल्यू, ओहो, अब हमें वी भी चेक करना पड़ेगा। वी ले लिया होता तो ठीक था, वी को ले लो आप, ऐसे वी को भी उठा के चेक करो। 1 1 1 1 2 3, वी हमारा क्या है -1 -2 3। आप देखोगे ये भी नॉन जीरो आएगा। चेक करना, डिटरमिनेंट निकालो, हमें दिख रहा है कैसे 1 6 प्लस 6 आ जाएगा, -1 3 प्लस 3 आ जाएगा, +1 -2 +2 आ जाएगा, विच इज जीरो हो जाएगा। 12 - 6 = 6 विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब वी भी हमारा स्पान में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ओनली डब्ल्यू, डब्ल्यू जो हमारा होगा वही सिर्फ और सिर्फ स्पान ऑफ दिस वेक्टर R3 इन दोनों के स्पान में बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज कोई वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका ये कौन सा था, 51। 51 का ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब ओनली डब्ल्यू वेक्टर्स होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कितनी हो गए हमारे 11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर का आएगा। Let A be n cross n, let A be n cross n real matrix such that A square equal to A square equal to A मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। Then which of the following स्टेटमेंट रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बोल रहा है। द आइगन वैल्यू ए आर 01, ए में बोल रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0 and 1। बी में बोल रहा है द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स इज x -1 = 0। सी दिया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज x -1 = 0। डी दिया है ए इज डायगोनल। ठीक, अब इसी में ऑप्शन बना है ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ, आप समझ लें। ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सी एंड डी इनकरेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन जरूरी है ना, ध्यान रखना। तो क्या बोला है, ऑल दी स्टेटमेंट करेक्ट। बी में बोला है ऑल दी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सी बोला है ओनली सी करेक्ट, ओनली सी इज इनकरेक्ट, सॉरी सी इज इनकरेक्ट। डी बोला है ओनली सी एंड डी इज इनकरेक्ट। सी और डी क्या है हमारे, इनकरेक्ट हैं, ये बोला। ठीक, 12 हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें रखते हैं 13। 13 नंबर का क्वेश्चन। थर्टीन इसी में रख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, द टोटल नंबर ऑफ
आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 101 माइनस 111 112 201 आर 342 ओनली 1। ये तो एकदम मजाक वाला क्वेश्चन बना दिया था। 3 B4 C 2 D ओनली 1। ये ठीक, एक एक करते हैं। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, लास्ट वाला पहले देखोगे कितने आइगन वैल्यू होंगे, कितने आइगन वैल्यू होंगे ये पूछा है लास्ट वाले में। ठीक, लास्ट वाले में आपसे पूछ रहा है कितने आइगन वैल्यू बताओ कितने होंगे। अगर आप देखोगे जो हमारी मैट्रिक्स होती है ए अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है आप देखे होंगे तो n डिग्री का बनता है। तो हमें इतना पता है जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होते हैं उसके पास उतने रूट्स होते हैं, वही रूट्स मतलब आइगन वैल्यू की बात कर रहा है। आइगन वैल्यू इसके पास कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका आइगन वैल्यू कितना होगा 3 होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अब देखो जैसे 12 वाला पूछा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आइडम्पोटेंट जो मैट्रिक्स होती है वो उसकी जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करता है तो मैट्रिक्स क्या होगी, आइडम्पोटेंट होगी। और ये मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स हमेशा ये डायगोनल होती है। पहली बात ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यू जो होती हैं 0 और 1 होंगी। जैसे देखो आइगन वैल्यू निकालना क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू 0 एंड 1, इसका लगभग आइगन वैल्यू 0 एंड 1 आई, तो आइगन वैल्यू 0 एंड 1 होगी। इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो हमें एक्स एक्स माइनस 1 होता है, वही था ऑप्शन एक्स एक्स माइनस 1। बट जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इस हमें पता है कि अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना जाए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a ओवर x, x की पावर r, x माइनस 1 की पावर n माइनस r, x की पावर और r होगा x माइनस 1 की पावर में r होगा, x पावर n माइनस r होगा। मान लो जहाँ n क्या है हमारा कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक, सॉरी r इज सम इंटीजर, r क्या है यहाँ कोई इंटीजर है, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होता है अगर ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है। यहाँ बोला है ए भी है n क्रॉस 1 रियल मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए, n क्रॉस n की है। पहला ऑप्शन बोला द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0 एंड 1, इट इज ट्रू, 0 एंड 1 होती है आइगन वैल्यू, ठीक। द मिनिमल पॉलिनोमियल इट इज ट्रू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉल्स, ए इज डायगोनल ट्रू। इसका मतलब हमसे पूछा रॉन्ग, कौन सा गलत है, इसका मतलब ये सारे तो तीनों सही हुए, ये तीनों सही हुए, इसका मतलब रॉन्ग ऑप्शन कौन हुआ, सी। तो ओनली सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही होंगे। ये हमारे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कुछ है, इसके ट्रेस वेस भी निकाल सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसका आइगन वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, डिटर्मिनेंट 0 पॉसिबल है या फिर डिटर्मिनेंट 1 पॉसिबल होगा, इसके बारे में भी बात कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतने रिजल्ट से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये सारे एक्चुअल देखा जाए तो ये सारे रिजल्ट ही लिख के दिया हुआ है। अगर रिजल्ट आपको याद है तो आप टिक कर पाओगे, इसका मतलब ओनली सी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ क्योंकि रॉन्ग पूछा था। अगर करेक्ट पूछता ए बी एंड डी करेक्ट होता, ए बी एंड डी अगर करेक्ट पूछता, बीसी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। ये आपका 13 था। 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आगे, ठीक। 2 क्वेश्चन सिर्फ और डिस्कस करूंगा इस पार्ट में क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। मैथ्स, एक मिनट,
41 एंड 42 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। फोर्टीन जो है आपका वो है आपका इफ ए दिया है, ए आपका स्टेटमेंट टाइप का है। ए इफ पी इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड p square equal to p, then p is diagonal over r, then p is diagonal over r। r दिया है मतलब रीजन दिया है। मिनिमल पॉलिनोमियल divides the characteristic polynomial, divides the characteristic polynomial। ए ऑप्शन है, ऑप्शन जो बना है ए वो दिया है ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन बनाया है ए एंड आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर बोथ करेक्ट, but r does not imply a। सी ऑप्शन बनाया है ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, एंड आर इम्प्लाइज ए, एंड आर इम्प्लाई ए। डी ऑप्शन है इसका आर इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ये है 14। 15 जो है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो आपका डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है और इसमें आपसे जोड़ी मिलवा रहा है, मतलब मैच द कॉलम है। ऑप्शन में कोड दिया है, ए का बी के साथ होगा, बी का सी के साथ होगा, तो आप कोड समझ लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट बना दूंगा। कंसीडर द सेट ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। नेक्स्ट हो सकता है ट्राई करूंगा क्वेश्चन को नीचे लगाऊं नेक्स्ट वीडियो से एडिट करके, टाइम लगता है थोड़ा। मैच द सब स्पेस विथ देयर डायमेंशन, उनके डायमेंशन के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। ए दिया है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी दिया है सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक, सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी दिया है सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, और डी दिया है सेट ऑफ ऑल ट्रेसलेस डायगोनल मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल ट्रेसलेस डायगोनल मैट्रिक्स। इधर ऑप्शन दिया है उन सबका, पी से दिया है, ए के सामने पी दिया है n-1, और बी के सामने क्यू दिया है n+1/2, और सी के सामने r दिया है n-1/2, और इसके सामने s दिया है n। ये है ऑप्शन, ठीक सही। अब क्या है ऑप्शन जो बना है, मैं ऑप्शन नहीं बना रहा हूँ, ए का क्यू होगा, ए का आर होगा, ऐसे बी का एस, ऐसे टाइप के ऑप्शन है, तो आप मैं यहाँ मैच कर दूंगा, आप देख लेना। तो सबसे पहले उसके पहला वाला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का,
ये हमारे दोनों लास्ट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा आगे के 15 या 16 क्वेश्चन जो बच रहे हैं। बोला इफ P इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड P स्क्वायर इक्वल टू P देन P इज डायगोनल। यस इट इज राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, P स्क्वायर इक्वल टू P डायगोनल होती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनल ओवर R। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए मतलब करेक्ट है। तो देखो ए इनकरेक्ट कहाँ दिया है, ए करेक्ट, ए एंड आर बोथ करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, सॉरी एक मिनट, ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एंड आर इम्प्लाइज है, ठीक है। ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एंड आर इम्प्लाइज ये बोल रहे हैं, मतलब ए को करेक्ट है, सब में ए को करेक्ट दिया है। आर इज नॉट करेक्ट बोला, आर को देखते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हमें इतना पता है अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो और मिनिमल पॉलिनोमियल mx है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आर भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ए एंड आर वाले में बोला है आर इज नॉट करेक्ट। हमेशा ध्यान रखना जो हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करता है और एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब सबसे ऐसा छोटा पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है px, तो मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ठीक। तो इसलिए इसे मिनिमल बोलते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड ही करता है। तो यहाँ से बोल रहा है आर इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट बोथ बट आर डज नॉट इम्प्लाइज ए इज करेक्ट। मतलब अब देखना है कि अगर कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल, ये हमें देखना है, अगर कोई mx एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है। क्या अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या ये इंप्लाइज कर देगा कि मैट्रिक्स डायगोनल हो जाए? ऐसा तो नहीं है। सिर्फ डिवाइड कर देने से मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देने से, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये तो इंप्लाइज नहीं करता है डायगोनल को। मिनिमल पॉलिनोमियल अगर हमारा लीनियर फैक्टर में आ गया तो डायगोनल होता है, ये रिजल्ट होता है। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल अगर हमारा लीनियर फैक्टर में है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में, तो मैट्रिक्स डायगोनल हो जाती है। बट डिवाइड कर दे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इम्प्लाइज ए इनकरेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मीन्स आर ए को इम्प्लाइज नहीं करेगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड कर रहा है, ए इज डायगोनल होगा, ठीक। अगर यही ऑप्शन बनाता ए इम्प्लाइज आर, अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डायगोनल हो या ना हो, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक। ये था हमारा 14। 15 बोला सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो अगर याद होगा आपको, अगर याद हो तो मैं पहले तो रिजल्ट डायरेक्ट करवा दे रहा हूं, अगर याद रहेगा तो आप कर लोगे। सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है वो हमेशा n+1/2 होती है। डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी डायमेंशन हमेशा n(n-1/2 होती है, ठीक। बट अगर आपको पता ही नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक, तो फिर दिक्कत होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। मतलब ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई के फॉर एवरी आई, तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। अगर इसकी सिमेट्रिक की बात किया जाए, बेसिक हैं सारे, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए, मीन्स ए जे आई इक्वल -a(j) हो जाए फॉर एवरी आई एंड जे, तो क्या होती है, मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक होती है। और सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक मिला के क्या बनता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस बन जाएगा V। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, इसकी सिमेट्रिक तो आप देख रहे हो। तो ये वाले का ए का कहाँ चले जाएगा, ए का Q, ए Q, ठीक। सेट ऑफ ऑल इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ चले जाएगा, R, बी का कहा जाएगा, आर पे मैच होगा। सेट ऑफ ऑल डायगोनल, डायगोनल बस के मैट्रिक्स हैं। सेट ऑफ ऑल डायगोनल, सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स एन एस, सी का एस में हो जाएगा। और इसके बाद हमारा बचा डी का पी, डी का हमारा क्या होगा, पी। ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। बट अगर इसको आपको निकालना रहेगा तो इजी वे में कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ n×n की मैट्रिक्स दिया है, डायमेंशन निकालना है आपको। पहले मैं सिमेट्रिक का बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो इसको सिमेट्रिक को माइनस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ट्राई करके बताना चाह रहा हूँ।
कैसे निकालोगे आप, ए हमारी अगर मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक का बात कर रहे हैं, ठीक, सॉरी, ए अगर हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, उसमें क्या करने वाले हो आप, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है अगर ए, सिमेट्रिक है, a11 a12 a13 डैश डैश a1n a21 a22 a23 डैश डैश a2n डैश 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 an1 an2 an3 डैश डैश ann, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये वाली एंट्री अगर मैं लूंगा तो ये वाला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ai j इक्वल टू क्या होता है, a j i, सिमेट्रिक के केस में। ये और ये लूंगा तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ये लूंगा तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पास हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर बचेगा n माइनस, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ आपके पास सिर्फ कितने वेक्टर होंगे, चॉइस आपके पास n माइनस वन, यहाँ पास कितनी चॉइस होगी n माइनस टू, ऐसे डैश 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 यहाँ पास कितनी चॉइस होंगी 1, तो टोटल चॉइस आपके पास कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस वन। इसका सम जब निकालोगे तो क्या आता है, a n/2, तो n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या फार्मूला होता है ना, एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, सॉरी एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब की बार n की जगह n माइनस 1 है तो ये हो जाएगा n माइनस 2, ठीक, n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप n माइनस 1 अपॉन 2, इधर से आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। ये चॉइस आपकी आ गई। फिर डायगोनल की चॉइस, टोटल आपकी चॉइस ये आ गई इनकी वेक्टर्स की, और वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, n स्क्वायर, ठीक। तो n स्क्वायर में से इतने एलाई वेक्टर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को W1 नाम दे रहा हूँ, तो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से जब इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम ले लोगे तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n अपॉन 2, 2n स्क्वायर में कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, n कॉमन ले लोगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन आ गई n प्लस 1 अपॉन 2। आप एक छोटा सा 2x2 3x2 की मैट्रिक्स भी लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको सिमेट्रिक का निकालने जाएं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अब यहाँ बात डायगोनल मैट्रिक्स का बोल रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स के पास आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो चॉइस आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ चॉइस आएगी डायगोनल में, तो कितने वेक्टर होंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n वेक्टर्स, ये n हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसकी सिमेट्रिक जब निकालोगे, देखो ध्यान से, तो हमें इतना पता होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको सिमेट्रिक बराबर होगा डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस डायमेंशन n स्क्वायर होगा। सिमेट्रिक की हमने निकाल ली है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 दे रहा हूँ इसकी सिमेट्रिक का, तो डायमेंशन ऑफ W2 मीन्स इसकी सिमेट्रिक वाली डायमेंशन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 n माइनस 1 अपॉन 2। ये डायमेंशन ऑफ इसकी सिमेट्रिक आएगा। तो आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो। डायमेंशन के क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखते रहो। एमपी सेट का भी आप वीडियो देखें और इसका भी वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और ट्राई करूंगा 17, 18 और 19 तीनों ईयर के क्वेश्चन को जल्दी से अपलोड करूं, आप लोगों की हेल्प हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।